आज़ादी के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था, आज़ादी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, सन 1991 के आर्थिक सुधार। इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग जान चुके हैं कि भारत की आर्थिक जो इतिहास है वो कैसा रहा। अब इसी कहानी को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो एनसीईआरटी वाले हैं उन लोग इस कहानी को आगे बढ़ा देते हैं कि मानव पूँजी पढ़ो। मानव पूँजी मतलब कि बात करेंगे हम लोग, परंतु पहले तो बता दूं कि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं फटाक से चैप्टर 11th के सॉरी क्लास 11th के चैप्टर ये वैसे पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 5th है, वैसे चैप्टर 4th है ये नई में। तो फटाक से रिवाइज करते हैं हम लोग चैप्टर जो भी जिसके एनसीईआरटी में जो कुछ भी है उस चैप्टर को, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी की बात की जाए तो मैं तो मानव पूंजी को इस तरह समझता हूँ कि मतलब मानव पूंजी मतलब कि मानव रूपी पूंजी, मतलब मानव ही एक प्रकार का धन है। बस बढ़िया से परिभाषा समझना है तो हम कह सकते हैं कि मानव को कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य देकर उसको धनोपार्जन के लायक बना देना ही मानव पूंजी विकास कहलाता है। और वो जो मनुष्य है वो ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य को लेने के बाद एक मानव पूंजी कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो हमारा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मानव पूंजी क्या है? मानव को ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और अनुभव जैसे गुण देकर आर्थिक उत्पादन में योगदान करने के सक्षम बनाना ही मानव पूंजी कहलाता है। मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तन करने के लिए किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। जो शब्द समझ सकते हैं तो शब्द मतलब एक तरीके से मान लो अगर एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो ये समझ सकते हैं कि मतलब कोई इंसान है, उसको हमने शिक्षा दिया, उसको हमने उसका स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया और उसको हमने कौशल दे दिया, स्किल्स उसको दे दी, तो हम कह सकते हैं कि उसके मानव पूंजी का विकास हो गया। और उसको उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो पैसा खर्चा किए हैं उसको हमने कह रहे हैं मानव पूंजी निवेश। जैसे कि हम लोग के जो फादर लोग हैं, हम लोग के जो घर वाले हैं वो हम लोगों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं और हम लोग बोझ बन रहे हैं उनके ऊपर। खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब देखने वाले हैं मानव पूंजी के स्रोत। जैसे कि मैंने बात की अभी शिक्षा का, स्वास्थ्य, कौशल वगैरह वगैरह चीज़ों का, तो उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मानव पूंजी स्रोत क्या होता है? मानव पूंजी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर कुछ है तो वो है शिक्षा। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा, यहाँ पर एक अशिक्षित है, यहाँ पर एक शिक्षित व्यक्ति है। हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो शिक्षित व्यक्ति है ये इस अशिक्षित व्यक्ति से बहुत अधिक कुशलता तो रखता ही है और साथ ही धनोपार्जन भी कर सकता है। बस इतना सा बहुत है। शिक्षा मानव पूंजी का एक स्रोत है क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम और कौशल अशिक्षित व्यक्ति से कहीं अधिक होता है, अतः वह अधिक आय अर्जित करता है। कई कई जगह पर ये सही भी है, कई जगह गलत भी है। तो कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अनपढ़ अनपढ़ लोग रहते हैं, वो बस कुशलता, कौशल की मदद से बहुत आगे निकल जाते हैं। परंतु यहाँ पर हमने एक चीज़ यूज़ किया है जो कि है कि एक शिक्षित व्यक्ति श्रम और कौशल के साथ, है ना? श्रम और कौशल दोनों, शिक्षित व्यक्ति हो, श्रम और कौशल भी हो तो ठीक है। परंतु अगर अशिक्षित व्यक्ति है, उसके पास कौशल है, तो वो बहुत बड़ी कंपनी भी खड़ा कर सकता है। तो खैर चीज़ें बहुत अलग-अलग हैं। यहाँ पर हम लोग कौशल को डाल दिए हैं शिक्षित व्यक्ति के अंदर, इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो मानव पूंजी है। उसके बाद अगर बात करें स्वास्थ्य की, हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई शिक्षित व्यक्ति है और वो बहुत शिक्षा प्राप्त कर लिया मगर दम लकड़ी है, हवा चला उड़ गया, तो स्वास्थ्य ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मानव पूंजी है। इसमें हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मानव पूंजी का एक स्रोत है क्योंकि स्वास्थ्य नहीं तो शिक्षा व्यर्थ है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय श्रम बल की पूर्ति को बढ़ाता है। और हमने यहाँ पर भी एक लाइन शायद लिखी है कुछ, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मानव पूंजी को प्राप्त करने के बाद भी यदि उत्पादकता नहीं, अब यहाँ पर आएगा तो देखा जाएगा।
अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक व्यवधान रहित कार्य कर सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना? इसमें यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ मैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसको हमने थोड़ा-थोड़ा देख लिया, रिवीज़न कर लिया है ना? क्लास 11th अगर एग्ज़ाम में आपका है, तो क्लास 11th के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। एक ही वीडियो में आप पूरा चैप्टर देख ले रहे हो तो बढ़िया मज़ा आई है। तो ख़ैर वैसे अभी बज रहे हैं रात के 1, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ गूंजे ना। ख़ैर, कौशल और मैं खुद भी रिवीज़न कर रहा हूँ, है ना? मैं आपको पढ़ा तो नहीं रहा हूँ बट मैं खुद अपना रिवीज़न कर रहा हूँ, उसका वीडियो बना के बस डाल दे रहा हूँ कि देखा जाएगा, अगर मान लो कोई वीडियो देखेगा तो उसको हो सकता है फ़ायदा हो जाए मेरे नोट्स से। चलो भाई, तो कौशल और प्रशिक्षण की बात की जाए, तो कौशल तो हमने बात कर ली ही, स्किल अनपढ़ के पास भी अगर स्किल आ जाए तो वो हो सकता है कंपनी खड़ी कर दे। और अगर शिक्षित व्यक्ति के पास स्किल ना आए तो हो सकता है कि वो उसके पास जो है वो भी उसको गँवा दे। तो कौशल तो हम समझ चुके हैं, प्रशिक्षण की बात की जाए तो प्रशिक्षण भी मानव पूँजी जो है उसी के विकास में सहायता करता है। प्रशिक्षण का अर्थ एक तरीके से ट्रेनिंग से है। हम देखते हैं इसमें कि कौशलता पर विकास न किया जाए तो स्वस्थ मनुष्य भी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं दे सकेगा। फर्में अपनी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय करती हैं, इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है, इससे उनका मानव पूँजी विकास होता है, इनसे उनका मानव विकास होता है, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें तो प्रवसन पर व्यय, प्रवसन मतलब कि किसी बाहर जाके वसन करना, रहना। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग धन की तलाश में या फिर किसी अच्छे काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हैं और रहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि हमें अपने आप में सुधार करना है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। हमें अपना विकास करना है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति अधिक आय की उम्मीद में अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, इसको कि प्रवसन कहते हैं। और प्रवसन हम 2 प्रकार से देख सकते हैं मुख्य तरफ से। तो मुख्य तौर पर 2 प्रकार से हम देख सकते हैं कि भैया ग्रामीण बेरोज़गारी के कारण गाँव से बाहर अगर कोई चला जा रहा है, तो शहर जाएगा तो उसका वैसे ही पूँजी में विकास होगा, मानव पूँजी। शहर में जाकर नई-नई चीज़ सीखेगा, है ना? और जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो उसको समझ सकते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं, शहर में आकर कैसे हो जाते हैं। इसके बारे में बात करें तो तकनीकी संपन्न लोग आय की उम्मीद में एक देश से दूसरे देश पलायन करते हैं। और इसका तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने ही यहाँ ले सकते हैं। बहुत सारे बिज़नेसमैन लोग हैं, जो और आय के लिए बाहर चले जाते हैं काम करने। ख़ैर, ये तो प्रवसन की बात हो गई। प्रवसन की बात भी की जाए तो मतलब अगर प्रवसन शब्द बीच में आता है तो हम इसके बारे में कुछ सेंटेंस बना सकते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है, बाहर जाना प्रवसन कहलाता है, बस। अब बात करते हैं सूचना की। तो सूचना जब हमको प्राप्त हो जाता है, तो उस सूचना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मानव पूँजी विकास होता है। सूचना प्राप्त होने के स्रोत कौन-कौन से हैं? मोबाइल, टेलीविज़न और टीवी, ये सभी स्थान से हम लोगों को इस सभी जो माध्यम है, इनसे हमको सूचना की प्राप्ति होती है। सूचना क्या है कि मान लो कहीं कुछ भूकंप हो गया, कहीं पर कुछ आर्थिक व्यवस्था कहीं की गिर गई या फिर कहीं पर बहुत अधिक विकास तेज़ी से होने लगा, तो वो जो सूचनाएँ हैं हम तक जब पहुँचती हैं, तो हम उसके प्रति और सजग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हम अपना विकास करने लगते हैं स्वयं से ही। सूचना के एग्ज़ाम्पल मैंने खुद से ही वाईटी लिख दिया, यूट्यूब, अन्य देशों की सूचना सूचना उधर का होगा, सूचना प्राप्त करते हैं और इसके माध्यम से वाईटी के माध्यम से हम अन्य देशों से सूचना प्राप्त करते हैं और इसके माध्यम से बौद्धिकता का विकास करते हैं। सूचना एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है हमारे और शिक्षा के बीच में। सूचना उधर है, हम यहाँ पर हैं और शिक्षा कहीं दूर है। शिक्षा और हमारे बीच में सूचना एक ऐसी चीज़ है जो कि कड़ी का कार्य कर रही है। बाकी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। सूचना का मतलब समझ लो कि हमको सुनना ज़रूरी है, सूचना ज़रूरी है हम लोगों को और इससे मानव पूँजी विकास होता है, बस खत्म कहानी। मानव पूँजी और हालाँकि हम लोग तो इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे ही अभी एडवांस वगैरह में, अभी तो इतना ही पढ़ लो तो बहुत है हम लोग के लिए, है ना? चलो भाई, तो मानव पूँजी और आर्थिक समृद्धि। मानव पूँजी हो रहा है और वो उससे धन कमा रहा है और उससे वो धनोपार्जन कर रहा है, तो वो टैक्स भर रहा है।
तो टैक्स भरेगा तो फिर भारत सरकार के पास जाएगा, तो उससे आर्थिक समृद्धि होगी। तो कैसे आर्थिक समृद्धि होगी? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम और कौशल अशिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा होता है, अतः शिक्षा रूपी मानव पूंजी द्वारा आर्थिक समृद्धि संभव है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ यहाँ पर देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से है। तो मैंने बता दिया ये बात तो। इसके बाद हम बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी अगर ज़्यादा रहेगा तो आपकी उत्पादकता ज़्यादा रहेगी और आप ज़्यादा काम करोगे, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो फिर राष्ट्र को फ़ायदा होगा। तो उससे भी आर्थिक समृद्धि होगी। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि एक स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक व्यवधान रहित कार्य कर सकता है। बस उसके बाद मैं लिख सकता हूँ उधर की आर्थिक समृद्धि इसके द्वारा होती है। उसके बाद बात करें तो मानव पूंजी नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता विकसित करता है। अगर एक इंसान मानव पूंजी विकास के अंतर्गत आ गया है, फिर वो मानव मानव पूंजी जो उसकी है वो विकसित हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो और चीज़ों को ग्रहण करना चाहेगा। अब नवीन प्रौद्योगिकी आएगी या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो उसके पास स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, पैसा कमाएगा, पैसा बढ़ेगी उसके, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। यही बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 7वीं पंचवंशीय योजना में कहा गया था कि मानव पूंजी विकास को आर्थिक विकास के युक्त के रूप में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। यानी कि आर्थिक विकास करना है तो हमको मानव पूंजी का विकास करना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो इंसान है वहाँ के, जो होमो सैपियन है हमारे भारत के, जो बिहार के लोग हैं, उनको ऊपर करना पड़ेगा। चलो भाई, मानव पूंजी और मतलब बिहार मतलब पूरे बिहार मतलब भारत, है ना भाई? पॉडकास्ट देखा होगा एक। चलो भाई, तो मानव पूंजी और मानव विकास, इसमें दो टर्म है, पढ़ देता हूँ। मानव पूंजी और मानव विकास दोनों ही साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा मानव विकास हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा मानव पूंजी का विकास हो रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मानव पूंजी प्राप्त करने के बाद भी यदि उत्पादकता न हो तो किया गया निवेश अनुत्पादक कहलाएगा। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। हम देखते हैं कि जब हम लोग को पता चल जाता है कि अगर हम लोग को देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मानव पूंजी में निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मानव पूंजी ही एक धन है हमारे भारत के प्रगति के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा पर जो कार्य किया गया वो हम देखते हैं कि 1952 से 14 के बीच में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.9% से बढ़ के 15.7% हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13% हो गया। ये आंकड़े हैं, आपको याद रख लेना है, नहीं याद है तो रट लेना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम वगैरह देने जा रहे हो तो बहुत कम आएगा। अच्छा, शिक्षा शिक्षा के अंतर्गत ये भी करा गया कि सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान रखा गया। अरे मच्छर। भविष्य की संभावनाएं, इसमें हम लोग दो चीज देखते हैं। एक तो लिंग की समता पहले से बेहतर, उच्च शिक्षा लेने वाले लोगों की संख्या में कमी आ जाती है। लिंग समता पहले से बेहतर हो जाती है, ये तो हम लोग टॉपिक देखते समझ जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर हमारे रूढ़िवादिता समाज में हुआ करता था वो अब बहुत ही कम हो चुका है। और अब जिस प्रकार से शिक्षा महिलाओं को और मिलते जा रहा है, हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा महिलाओं के पास है और पुरुषों के पास है वो लगभग समान हो चुका है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग खत्म हो चुका है। उसके बाद हम एक और टॉपिक देखते हैं जो कि इसका नाम है उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च शिक्षा लेने वालों की संख्या में कमी आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिक्षा ग्राफ है वो कुछ ऐसे नुकीला ऊपर से ऐसे रहता है, मतलब कि शुरुआती पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करते हैं मगर अंत तक बहुत ही कम लोग जाते हैं। उच्चतर शिक्षा जो है वो बहुत ही कम लोग यहाँ पर प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि वो अपना कुछ और काम करने लगते हैं। उच्चतर शिक्षा यानी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके बाद की डिग्री है वो सब बहुत ही कम लोग करते हैं, इसमें ये बोला गया है। और और क्या बताया है इसमें? उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और और क्या है बे? अच्छा, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि शिक्षित लोग हैं वो भी बेरोजगार हैं।
तो मतलब शिक्षा लेने के बाद भी वो उसके अंदर कुशलता नहीं हो पाई कि वो मानव पूँजी विकास अपना कर सके। और फलस्वरूप होता क्या है कि वो शिक्षा लेने के बाद भी बेरोज़गार हैं। कहानी खत्म। निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि मानव पूँजी निर्माण आर्थिक समृद्धि में मदद करता है। अंततः मानव पूँजी विकास आर्थिक प्रगति के लिए अति आवश्यक है। अंततः मैं इस चैप्टर से क्या समझा? मैं इस चैप्टर से बस मानव पूँजी का परिभाषा समझा, जो मुझे याद रहेगा। उसके बाद मानव पूँजी से रिलेटेड अगर कुछ विकास से रिलेटेड कुछ अगर आ जाता है निबंध वगैरह में, तो हम यहाँ से शब्द उठा के उसमें ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमने छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल्स देखे जैसे कि आंकड़े हम लोगों ने देखे, तो ये आंकड़े हम लोगों को अगर निबंध लिखते हैं हम लोग, तो निबंध में हमको काम आ सकता है अगर कुछ ऐसा कुछ इससे रिलेटेड रहा तो। बाकी ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और बज चुके हैं 1:30, तो अब मैं भी रखता हूँ कैमरा, नींद आ रही है मुझको। बाय बाय।